इतिहास, ये 4 अक्षर नाम के विषय में समुद्र से भी गहरा ज्ञान तथ्य छुपा रहता है। अब इस विषय के नाम पर 4 अक्षर भारतीय जोड़ लें तो यह 140 करोड़ लोगों के लिए महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। भारतीय इतिहास का तब सूर्योदय हुआ जब बाकी दुनिया अंधकार में खुद का वजूद ढूंढ रहा था। हर सदी में भारत देश को असंख्य चुनौतियों ने ललकारा। कभी कभी कुछ चुनौतियों पर हमने पराजय का सामना भी किया। कुछ पराजय से हमने सीखा तो कुछ विजय से हमने अपना बहुत कुछ गंवाया भी। वर्ष 1947 जब भारत देश ने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता प्राप्त की, तब इस भारत में रह रहे मुस्लिम समुदायों ने अपने वर्षों पुराने कुनीति को अपनाया। मजहब के नाम पर जमीन का बंटवारा शायद उनके लिए जमीन का टुकड़ा था, परंतु हमारे लिए सदियों पुराने संस्कार की निशानी थी। भारतीय नागरिकों ने अपने ही सामने मजहब के नाम पर जन्म लेने वाले शत्रु को देखा, जिसका नाम पाकिस्तान था। पाकिस्तान बन तो गया, परंतु अपना देश बनते ही भारत के जमीन पर कुदृष्टि डाली। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ पर कब्जा करने का प्रयास किया। वो बात और है कि युद्ध से लेकर राजनीति स्तर पर पाकिस्तान ने हार ही पाई। इन सभी के अलावा एक राज्य भारत का ऐसा भी था जिसकी परिस्थिति सही न था। उस राज्य का नाम था सिक्किम। सिक्किम भारत का उत्तर पूर्व राज्य था। सिक्किम के अगर भूगोल की बात करें तो उत्तर में चाइना, पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल और दक्षिण में पश्चिम बंगाल है। सिक्किम की परिस्थिति 1947 से 1970 दशक तक क्यों गंभीर था, इसके लिए हमें 15 अगस्त 1947 में जाना होगा। 15 अगस्त 1947 भारत देश स्वतंत्र हुआ और जरूरी बात यह थी कि स्वतंत्र भारत कैसे एक हो। इस सवाल का जवाब बने भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस वक्त भारत में 600 रियासतें थी। 600 में से 566 रियासतें भारत के साथ सम्मिलित हुआ तो 34 रियासतें पाकिस्तान में सम्मिलित करवाया गया। बात करें 566 रियासतों की तो 4 रियासतें ऐसी भी थी जिसमें भारतीय सरकार की पकड़ मजबूत बिल्कुल न थी। वह 4 रियासतें थी हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। उन 4 में से 2 रियासतों को श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने राजनीतिक सूझबूझ से भारत में पूर्ण रूप से सम्मिलित कर लिया। फरवरी 1948 जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया, जिसमें 99.95% लोगों ने भारत को चुना। रही बात हैदराबाद की तो सितंबर 1948 ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय फौज ने हैदराबाद में घुसकर वहां के हिंसक हैदराबाद स्टेट फोर्सेस और रजाकारों को नाक रगड़वा कर हार मानने पर मजबूर किया। रही बात जम्मू कश्मीर और सिक्किम की तो स्थिति उस वक्त हमारे अनुकूल न था। कारण थे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। जम्मू कश्मीर जो लगभग भारत के कब्जे में आने वाला था, उसे यूएन द्वारा सीज फायर करवा दिया गया और तब से लेकर अब तक इस बड़ी गलती को हम झेल रहे हैं। बात करें सिक्किम की तो श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी 562 रियासतों की तरह सिक्किम को भारत में जोड़ लेते, परंतु प्रधानमंत्री नेहरू जी ने सिक्किम को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे दिया। समय बीता और आया वर्ष 1972 जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और उनके बाद भारत के तृतीय प्रधानमंत्री बन चुकी श्रीमती इंदिरा गांधी। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत हुई। उनके इस जीत के पीछे असंख्य लोगों का योगदान था, जिसमें प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का भी था। 1971 युद्ध के बाद उनकी नजर सिक्किम पर पड़ी। उन्हें सिक्किम के विषय का आभास था। सिक्किम का भारत में पूर्ण रूप विलय करवाना उनका लक्ष्य बन चुका था। उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके पीएन धार के अनुसार इंदिरा गांधी ने उनसे कहा था कि सिक्किम के शर्त को मानकर स्पेशल स्टेटस का दर्जा देकर पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने बड़ी गलती की। उनका अनुमान कि नेहरू ने यह मान लिया कि चीनी तिब्बत की स्वायत्तता को बिना किसी बाधा के छोड़ देंगे और इसकी प्रत्याशा में उन्होंने शायद सिक्किम में ऐसा कुछ भी नहीं करना उचित समझा जिससे वह भड़क जाए। इंदिरा गांधी के अनुसार श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सिक्किम के प्रति तमाम निर्णय उचित था। इंदिरा गांधी जी अब इस गलती को आगे तक चलने देना नहीं चाहती थी। उस वक्त सिक्किम में नामग्याल का शासन था। चौग्याल का कोई इरादा न था सिक्किम को भारत में विलय करवाने का। चौग्याल शासन की सबसे बड़ी समस्या थी उनके विरोधियों की संख्या ज्यादा थी। बस इसी बात का फायदा इंदिरा गांधी जी को उठाना था। विरोधियों को अपना सहयोग देकर चौग्याल शासन को कमजोर करना उनका मुख्य कार्य बन चुका था। इंदिरा गांधी जी जानती थी कि सिक्किम को भारत के साथ जोड़ना आग के साथ खेलने के बराबर था।
इस काम को उनके नजर में एक ही अंजाम दे सकते थे और वह थे सर रामेश्वर नाथ काओ। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग डायरेक्टर आर.एन. काओ ने इससे पहले भी कई कोवर्ट मिशंस में भारत को बड़े बड़े संकटों से बचाया। उनके करियर का सबसे बड़ा अचीवमेंट 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध था। यूं समझो कि इस युद्ध में उनके उत्तम नेतृत्व से RNAW ने पाकिस्तान को युद्ध में हराने के पीछे सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी। यह सब तो बाहरी दुश्मनों को हराने का कोवर्ट मिशन था, परंतु सिक्किम तो अपना ही था। सिक्किम भारत का दुश्मन नहीं बल्कि अभिन्न अंग था। अब RNAW के सामने नामग्याल शासन का अहंकार था, जिससे तोड़कर ही सिक्किम को भारत के साथ जोड़ा जा सकता था। कैसे RNAW सिक्किम की समस्या को सुलझाएगा? क्या इस मिशन में RNAW पुनः सफलता प्राप्त कर पाएगा? जानने के लिए देखिए आज के वीडियो ऑपरेशन ट्वाइलाइट को। सिक्किम की आबादी 1972 के समय 1,30,000 थी। सिक्किम पर नामग्याल परिवार का शासन था और वह वर्षों से स्पेशल स्टेटस का एक तरफा लाभ ले रहे थे। सिक्किम की राजनीति में उथल पुथल ज्यादा बढ़ चुकी थी। इस उथल पुथल का सबसे बड़ा वजह था विपक्ष का एकजुट आक्रमण। विपक्ष में से सबसे ज्यादा उभर कर लोगों के बीच लोकप्रिय बने सिक्किम नेशनल कांग्रेस लीडर काजी लेंदुप दोरजी, जिन्हें लोग काजी साहब कहकर बुलाते थे। काजी साहब हमेशा डेमोक्रेटिक सिक्किम के लिए लड़े। लेट 1950s में सिक्किम की राजनीति में 2 विदेशी महिलाओं के आगमन ने सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट को सामने लाया। सबसे पहले बात करें पहली महिला की, तो उनका नाम था एलिजा मारिया लॉन्गफोर्ड। एलिजा मारिया का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ और बेल्जियम में पली बढ़ी। उनकी शादी एक एंग्लो बर्मी से हुई और कुछ साल वे बर्मा में रही। उसके बाद वे दिल्ली में रहने लगी। उनकी मुलाकात काजी साहब से वर्ष 1958 में हुई और उसी के कुछ महीनों बाद दोनों ने शादी कर ली। समय के साथ साथ उनकी सिक्किम की राजनीति में रुचि बढ़ने लगी और आगे चलकर कई बड़े बड़े बदलावों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब बात करते दूसरी विदेशी महिला की, तो उनका नाम होप कुक था। वह अमेरिकन थी। वर्ष 1959 में उनकी मुलाकात सिक्किम के चोग्याल यानी राजा से हुई। वैसे राजा को सिक्किम की भाषा में चोग्याल कहा जाता है। होप कुक और पाल्देन थोंदुम नामग्याल की जब मुलाकात हुई तब होप 19 साल की थी तो थोंदुम की 36 साल की उम्र थी। उसी के 4 वर्ष बाद 1963 में दोनों ने शादी कर ली। बात करें थोंदुम की, तो 6 साल पहले 1957 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उनसे उन्हें 2 बेटे और 1 बेटी हुई। थोंदुम की एक बहन थी जिसका नाम कोकुला था, जो सिक्किम में सबसे बड़ी नामी हस्ती थी। शादी के बाद होप कुक दार्जिलिंग में रहने लगी। सिक्किम की राजनीति में उनका हस्तक्षेप बढ़ने लगा। उस वक्त सिक्किम में RNAW के एक ऑफिसर की नजर होप कुक पर गड़ गई। उस ऑफिसर का नाम सिद्धू था। सिद्धू के रिपोर्ट अनुसार होप कुक और किंग थोंदुम की शादी ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान उन पर आकर्षित किया। ज्यादा संख्या में अमेरिकन डिप्लोमेट्स का आना जाना होने लगा, जो RNAW के लिए अलार्मिंग सिचुएशन था। दूसरी तरफ एलिजा मारिया सिक्किम के सिचुएशन को दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किए जा रही थी। सिक्किम का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों से लेकर राजनेताओं के लिए रसप्रद विषय बन चुका था। वक्त के साथ साथ सिक्किम के राजा सिक्किम को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की इच्छा को जाहिर करने लगे। अमेरिकन डिप्लोमेट्स के साथ ताल्लुकात ज्यादा बढ़ने से RNAW को CIA के साजिश की बू आने लगी। सिक्किम में बढ़ते बदलाव के पीछे होप कुक लग रही थी, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की चिंता बढ़ने लगी। तुरंत ही उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी परमेश्वर नारायण हक्सर और RNAW डायरेक्टर रामेश्वर नाथ काओ को समन किया। RN काओ से मिलते ही उन्होंने कड़क शब्दों में पूछा, कैन यू डू समथिंग अबाउट सिक्किम? यह सवाल काफी था RN काओ के लिए समझने को कि प्रधानमंत्री साहिबा को सिक्किम के मुद्दे को जल्द से जल्द सही तरीके से खत्म करना चाहती है। अब जरूरी बन चुका था RN काओ को यह समझने के लिए कि किस तरीके से इस बड़ी समस्या को सुलझाया जाए। सिक्किम के मुद्दे पर RNAW एक्शन मोड में आ गया। RN काओ को वापस PN बनर्जी की जरूरत पड़ी, जिन्होंने उनके साथ 1971 बांग्लादेश ऑपरेशन में काम किया था।
पीएन बनर्जी आर्यन काव का संदेश पाते ही सीधा कलकत्ता से दिल्ली के लिए रवाना हुए। आर्यन काव का मुख्य लक्ष्य था सिक्किम के राजा को सिक्किम का भारत में विलय करवाने के लिए राजी करना। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में RNAW ऑफिसर अजित सिंह सयाली पोस्टेड थे और उनका काम था तिब्बत पर ट्रांस बॉर्डर इंटेलिजेंस को एकत्र करना। डोमेस्टिक और काउंटर इंटेलिजेंस ड्यूटीज की जिम्मेदारी IB की थी। सबसे बड़ा काम पीएन बनर्जी का था, जो RNAW और IB के ऑपरेशंस को साथ में एग्जीक्यूट कर रहे थे। दिल्ली पहुंचते ही पीएन बनर्जी ने आर्यन काव से सिक्किम में होने वाले ऑपरेशंस को तैयार करने के लिए समय मांगा। आर्यन काव ने पीएन हक्सर और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने की इजाजत मांगी। इंदिरा गांधी ने एकमात्र चेतावनी यह दी थी कि सिक्किम के विलय के अंतिम उद्देश्य को बताए बिना फॉरेन सेक्रेटरी केवल सिंह को इसमें शामिल किया जाए। केवल सिंह को खाली इतना ही बताया गया था कि RNAW सिक्किम के चौग्याल को कमजोर करना चाहते थे ताकि वक्त आने पर उनके विपक्ष सत्ता पर काबिज हो। पीएन बनर्जी और अजित सिंह सयाली का सिक्किम लीडर्स के साथ अच्छा खासा संपर्क था। उन लीडर्स को सिक्किम में डेमोक्रेसी लाने का प्रोत्साहन दिया। धीरे धीरे 1972 से 1973 के शुरुआत तक दोनों ने मिलकर कई सारे लोकल फैक्टर्स का मुद्दा बनाकर राजनीति में उथल पुथल करना शुरू कर दिया। मुद्दे जैसे बड़े स्तर पर इनकम इनइक्वालिटी और नेपाली लोगों के साथ भेदभाव करना, इन सभी मुद्दों ने सिक्किम के राजा को घेरने का काम कर दिया। मुद्दों ने जहां अपना काम शुरू किया तो दूसरी तरफ सिक्किम नेशनल कांग्रेस के लीडर काजी साहब ने जनता कांग्रेस लीडर केसी प्रधान के साथ हाथ मिलाकर विपक्ष दलों को मजबूत किया। इस गठबंधन पार्टी का नाम रखा गया जॉइंट एक्शन कमेटी। इसी के बाद शुरू हुआ RNAW की तरफ से ऑपरेशन जनामत और ऑपरेशन ट्वाइलाइट। मार्च 1973 तक जॉइंट एक्शन कमेटी ने सिक्किम के विषय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम किया। 1949 से 1973 तक पहली बार ऐसा हुआ जब सिक्किम की राजनीति पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना। सिक्किम नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट मार्च शुरू कर दिया। चौग्याल थोंडुप जॉइंट एक्शन कमेटी द्वारा बिछाए गए जाल में उलझने लगे। आर्यन काव को एक इनपुट मिला कि यूएस कॉन्सुलेट पीटर बर्ले, जो कलकत्ता में थे, वह अक्सर सिक्किम के राजा से मिलने आते। दोनों के बीच जॉइंट एक्शन कमेटी द्वारा प्रोटेस्ट मार्च और बहिष्कार आंदोलन में हुए नुकसान के बारे में चर्चा होता। इनपुट के अनुसार पीटर बर्ली CIA ऑपरेटिव थे। दूसरे इनपुट में आर्यन काव को पता चला कि चौग्याल थोंडुप सिक्किम नेशनल कांग्रेस लीडर के साथ मीटिंग करके काजी साहब को साथ में जोड़ना चाहते थे। पीएन बनर्जी को अच्छे से पता था कि काजी साहब चौग्याल थोंडुप के साथ किसी भी तरीके का नेगोशिएशन सफल नहीं होने देंगे। 10 मार्च 1973 काजी साहब और पीएन बनर्जी की सिलीगुड़ी में मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने आगे के पॉलिटिकल प्लान्स की चर्चा की। दिल्ली में ऑपरेशन का चक्र बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। दिल्ली से इतना तो तय हो चुका था कि प्रो डेमोक्रेसी पार्टी को ही सपोर्ट किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और RNAW के साथ ऑपरेशन को लीड करने का फैसला किया। फॉरेन सेक्रेटरी केवल सिंह के नेतृत्व में डिफेंस सेक्रेटरी KB लाल, होम मिनिस्टर गोविंद नरेन, आर्यन काव, सिक्किम पॉलिटिकल ऑफिसर KS बाजपेयी और पीएन बनर्जी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मीटिंग अटेंड की। इस मीटिंग को रिकॉर्ड पीएन बनर्जी ने किया। इस रिकॉर्ड में पॉलिटिकल ऑफिसर के सुझाव भी थे। पॉलिटिकल ऑफिसर का यह सुझाव था कि वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से सटे सिक्किम का दार्जिलिंग में विलय और विभाजित सिक्किम को स्वतंत्रता देना। हालांकि पॉलिटिकल ऑफिसर के इस सुझाव को सभी ने रिजेक्ट कर दिया। इस हाई लेवल मीटिंग के अंत तक RNAW ने कुछ सुझाव को अप्रूव किया और उसे आने वाले महीनों तक इंप्लीमेंट करना था। पहला, आंदोलन को तब तक मजबूत और प्रोत्साहित करे जब तक कि यह उस स्थिति तक न पहुंच जाए जहां चौग्याल स्थिति से निपटने में सहायता के लिए भारत सरकार से संपर्क करने के लिए मजबूर हो जाए। दूसरा, स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे सिक्किम में आंदोलन के व्यापक प्रचार का समर्थन करें। तीसरा, चौग्याल थोंडुप का सत्ता पर कोई अधिकार न रहे ऐसा माहौल बनाया जाए। दरअसल थोंडुप के पिताजी ताशी नामयाल को राजा उनके बड़े भाई ने बनाया, परंतु राजा की गद्दी का असल हकदार ताशा नामयाल के बड़े भाई का सबसे बड़ा बेटा जिग्मी तारिंग था। बस इसी बात को सिक्किम की आम जनता तक पहुंचाना था। चौथा, एक बार जब आंदोलन ने गति पकड़ ली और अराजकता बढ़ गई तो लोगों को उनकी उपस्थिति की याद दिलाने के लिए समय समय पर रूट मार्च के लिए भारतीय सेना की टुकड़ियों को भेजा जाए।
5वां, सुनिश्चित करें कि चौग्याल विरोधी पार्टियों और उनके नेताओं विशेष करके काजी को बता दिया जाए कि उन्हें चौग्याल के पक्ष में नहीं जोड़ा जाएगा, जैसे कि 1949 में हुआ था जब भारत ने लोकतांत्रिक ताकतों के बजाय राजा का समर्थन किया था। 6, जब चौग्याल सिक्किम परिषद के उद्घाटन दिवस की बैठक को संबोधित करेंगे तो बड़े प्रदर्शन आयोजित करें और उसका समर्थन भी करें, जो 4 अप्रैल 1973 को चौग्याल के 50वें जन्मदिन पर भी होगा। मीटिंग के कुछ दिनों बाद ही आरएनएडब्ल्यू के लोकल ऑफिसर्स ने विपक्ष नेताओं से मुलाकात की और सारे प्लान्स को अच्छे से समझाया। इन सारे कामों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आरएनएडब्ल्यू ने फाइनेंशियल सपोर्ट का वादा किया। 4 अप्रैल 1973 चौग्याल थोंडुप का 50वां जन्मदिन और प्लान के मुताबिक उनके विरुद्ध गैंगटॉक में प्रदर्शन शुरू हुआ। पुलिस और प्रदर्शनकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। चौग्याल के बड़े बेटे तेनजिंग वहां से सीधा पैलेस की तरफ चल दिए और उनके सुरक्षा में सिक्किम गार्ड्स मौजूद थे। समस्या तब खड़ी हुई जब तेनजिंग के कॉन्वॉय को भीड़ ने रोक लिया। भीड़ का अग्रेशन बढ़ चुका था और उसे रोकने के लिए गार्ड्स ने ओपन फायर कर दिया। उसी में कुछ लोगों की जान चली गई। सिचुएशन तब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। बस इसी बात का फायदा काजी साहब ने उठाया और इस घटना को जनता तक पहुंचाया। फिर क्या, जनता ने भारी मात्रा में अपना रोष प्रकट किया। सिक्किम के कई इलाकों में दंगा भी हुआ। इन सारी घटनाओं के बारे में आर्यन काव ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के साथ चर्चा की और सुझाव दिया कि यही सही मौका है भारतीय सरकार के लिए कि वह सिक्किम एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर ले। 6 अप्रैल 1973 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने फॉरेन सेक्रेटरी केवल सिंह और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएन धार के साथ मुलाकात की और सिक्किम की परिस्थिति के बारे में बातचीत की। 8 अप्रैल 1973 पॉलिटिकल ऑफिसर के एस वाजपेयी ने अपने सेक्रेटरी गुरदीप बेदी को एक ड्राफ्ट के साथ चौग्याल थोंडुप के पैलेस भेजा। लेटर में भारतीय सरकार ने चौग्याल से अनुरोध किया कि बढ़ती समस्या से निपटने के लिए सिक्किम एडमिनिस्ट्रेशन को भारतीय सरकार के नियंत्रण में शामिल करें। साथ ही साथ सिक्किम गार्ड्स और पुलिस को भारतीय सेना के कमान में सौंप दिया जाए। जब गुरदीप बेदी ड्राफ्ट लेटर लेकर पैलेस पहुंचे तो देखा कि चौग्याल थोंडुप अपने एडवाइजर के साथ गार्डन में बैठे हुए थे। गुरदीप बेदी ने ड्राफ्ट लेटर चौग्याल को दिया। लेटर पढ़ते ही चौग्याल गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, नेवर, आई वुड नेवर प्लेस माई सिक्किम गार्ड्स अंडर द कमांड ऑफ जनरल कमांडिंग ऑफिसर। इतना कहकर वह अंदर चले गए। उनके एडवाइजर भी उनके पीछे पीछे चले गए। कुछ देर बाद एडवाइजर बेदी के पास गए और उन्हें बताया कि चौग्याल ड्राफ्ट लेटर साइन करने को तैयार हैं, परंतु उनकी भी एक शर्त है। सिचुएशन पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाए तब उसके बाद सुरक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी वापस सिक्किम गार्ड्स को मिले। उस वक्त पैलेस के टेलीफोन लाइन्स डेड थे, इसलिए बेदी अपने बॉस के एस वाजपेयी से बात किए बिना उनके शर्त को स्वीकार लिया। उसी रात 8 बजे वह अपने गेस्ट हाउस पहुंचे। आरएनएडब्ल्यू आखिर अपने पहले मकसद में कामयाब हुआ। सिक्किम एडमिनिस्ट्रेशन भारतीय सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। 9 अप्रैल 1973 मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स सुरेंद्र पाल सिंह ने इंडियन पार्लियामेंट को सूचित किया कि भारत इस बात का पूरा ध्यान रखेगा कि सिक्किम की जनता का विश्वास उन पर कायम रहे। भारतीय सरकार सिक्किम को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करेगा और जल्द ही वहां पर स्थिरता लाने का काम भी करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ सिक्किम की जिम्मेदारी आईपीएस ऑफिसर बीएस दास को दी। बीएस दास 1948 बैच उत्तर प्रदेश कैडर के थे। सिक्किम जाने से पहले उन्हें भारतीय सरकार और आरएनएडब्ल्यू द्वारा बनाए स्ट्रेटेजी के बारे में बताया गया था। 10 अप्रैल 1973 में उन्होंने चार्ज ले लिया। उसी के एक हफ्ते भीतर फॉरेन सेक्रेटरी केवल सिंह ने बीएस दास, के एस वाजपेयी, चौग्याल और अन्य पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मीटिंग की। मीटिंग में केवल सिंह ने चौग्याल को 3 चीज का आश्वासन दिया। सबसे पहला, संबंधित विशेषाधिकारों के साथ चौग्याल और उनके राजवंश की संस्था का गठन। दूसरा, भूटिया, लेप्चा और नेपाली के बीच समानता। तीसरा, 1950 की संधि की पवित्रता बनाए रखें। केवल सिंह ने जॉइंट एक्शन कमेटी लीडर्स को भारत का समर्थन जारी रखने का आश्वासन दिया। 7 मई को फिर से वापस आए त्रिपक्षीय समझौता के लिए। केवल सिंह, चौग्याल और काजी साहब एवं केसी प्रधान के नेतृत्व वाले पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा हस्ताक्षरित 8 मई के समझौते में विशेष रूप से सिक्किम गार्ड और महल के प्रशासन पर नियंत्रण चौग्याल के पास ही छोड़ दिया गया।
सिक्किम में काफी बदलाव आ चुका था। प्रशासन व्यवस्था चौग्याल से सीधा दिल्ली के हाथ जा पहुंचा। तय यह हुआ कि हर 4 साल सिक्किम में लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन होगा। पीएस दास, जो एक इंडियन ऑफिशियल के हैसियत से सिक्किम में चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उन्हें वर्चुअल चीफ मिनिस्टर बनाया गया। आरएनएडब्ल्यू का पहला चरण पूरी तरह से सफल हो चुका था, लेकिन आगे चलकर आर्यनकाव को बड़ी चुनौतियों ने ललकारा जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें सिक्किम को भारत में विलय करवाने की बात कही, वो भी कम समय में। आर्यनकाव मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और बाकी सभी लोगों को चेतावनी दिया और यह बताया कि काम अभी भी पूरा नहीं हुआ। उनके अनुसार जॉइंट एक्शन कमेटी के नेताओं को लगा कि जब तक चौग्याल पर कॉन्फ्रेंस टेबल पर जाने तक लगातार दबाव नहीं बनाया जाता, वह किसी भी क्षण अपना रवैया बदल सकते हैं। आर्यनकाव ने चेतावनी दी कि चौग्याल राजनीतिक दलों के बीच मतभेदों और आपसी संदेह का फायदा उठाने के लिए बाध्य थे। इसलिए यह आवश्यक है कि जॉइंट एक्शन कमेटी के नेता चौग्याल की साजिशों का शिकार न बने। आर्यनकाव यह भी जानते थे कि फॉरेन सेक्रेटरी और पॉलिटिकल ऑफिसर को जेएसी लीडर्स को आश्वासन देना होगा कि जल्द सिक्किम का मामला खत्म कर दें, क्योंकि अगर मामला खत्म करने में देरी हुई तो जेएसी लीडर्स का सब्र टूट सकता है और वह भारतीय सरकार को धोखेबाज मान बैठेंगे। आर्यनकाव ने पीएन बनर्जी को कुछ टास्क दिया जिसे अगले कुछ ही महीनों में पूरा करना था। पहला, जेएसी लीडर्स को सिक्किम के भारी जनसंख्या इलाकों पर प्रचंड रैली और प्रदर्शन करवाना। दूसरा, दार्जिलिंग जिलों के नेपाली या अन्य उग्रवादी गुटों को जेएसी के साथ मिलाने की अनुमति देना भारतीय सरकार का काम नहीं। तीसरा, नेपाली, लेप्चा और भूटानी में से किसी का भी वर्चस्व सिक्किम में ना बन पाए। भविष्य में हमारे लिए एक समूह को दूसरे समूह के विरुद्ध खेलने की पर्याप्त गुंजाइश होनी चाहिए ताकि कोई भी समूह अधिक शक्तिशाली ना बन पाए। चौथा, सिक्किम में सामान्य परिस्थिति होने से पहले फाइनल सेटलमेंट हो जाए ताकि चौग्याल अपना अगला चाल न चल सके। पांचवा, हमें सुनिश्चित करना होगा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच हुए किसी भी समझौते में सिक्किम में भारत की विशेष स्थिति और मजबूत हो। आर्यनकाव ने पीएन बनर्जी से अनुरोध किया कि कैसे भी करके जेएसी के पक्ष में 70% से अधिक सीटें मिले, जिससे सिक्किम चुनाव में वह एक तरफा विजय प्राप्त कर सके। सिक्किम और पड़ोसी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के बीच अच्छे संबंध बने ताकि लोग इंडियन पार्लियामेंट्री में रिप्रेजेंटेटिव भेजने का डिमांड करें। इलेक्शन को 6 महीने बाकी थे और केओस अपने चरम पर था। केओस को जारी रखना आरएनडब्ल्यू का काम था। केवल सिंह और केएस वाजपेयी अपने कामों को बखूबी से अंजाम दे रहे थे। कुछ दिनों बाद केएस वाजपेयी को एक इनपुट मिला जिसमें उन्हें यह बात का पता चला कि चौग्याल की बहन कोकुला और उनके बच्चे न्यूयॉर्क में स्थित यूनाइटेड नेशन सर्कल और यूएस डिप्लोमेट्स के साथ संपर्क में थे और भारत के खिलाफ झूठी साजिश रच रहे थे। साथ ही साथ दिल्ली में पढ़ रहे नेपाली और लेप्चा विद्यार्थियों को भारत के खिलाफ भड़का रही थी। केवल सिंह और केएस वाजपेयी ने फैसला कर लिया कि कोकुला के खिलाफ ठोस कदम उठाएंगे। कोकुला के खिलाफ मूर्तियों के इल्लीगल एक्सपोर्ट केस को रीओपन करवाया। कई सारे सबूत पहले से ही कोकुला के खिलाफ थे। वक्त बढ़ा और समय आया अप्रैल 1974 जब सिक्किम में लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हुए। काजी साहब ने इस इलेक्शन में ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया। 32 में से 31 सीट पर उनकी पार्टी ने विजय हासिल की। गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974 को असेंबली में पारित करके सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिल चुका था। अब बस वक्त आ चुका था सिक्किम को पूर्ण रूप से भारत राज्य का दर्जा मिले, लेकिन प्रक्रिया से पहले बहुत कुछ होना बाकी था। फरवरी 1975 चौग्याल काठमांडू जा पहुंचे और वहां के राजा बीरेंद्र से मुलाकात की। वह चाहते थे कि राजा बीरेंद्र सिक्किम के मुद्दे को यूएन तक पहुंचाए और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा सिक्किम के दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करवाने में उनकी मदद करें। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सिक्किम का भारत में विलय करवाने का असेंबली में रेजोल्यूशन पास करवा के आरएनएडब्ल्यू का पूरा प्रयास रहेगा बिना किसी खून खराबे के इस काम को अंजाम देना। सबसे पहले जरूरी था सिक्किम गार्ड्स को निहत्था करना। आर्यनकाव ने शंकर नायर को सही तरीके से प्लान करने को कहा जिससे सिक्किम गार्ड्स को निहत्था करने को जायज ठहराया जा सके। उसके बाद आरएनएडब्ल्यू ने कुछ प्लान्स बनाए जिसने आगे जाकर साबित कर दिया कि आरएनएडब्ल्यू जरूरत के वक्त सही ढंग से काम को अंजाम दे सकती है। प्लान कुछ इस तरह से था। नंबर 1,
8 अथवा 9 अप्रैल 1975 तक सिक्किम गार्ड्स को निहत्था करना था। नंबर 2, इस एक्शन से पहले गैंगटॉक में पब्लिक मीटिंग का आयोजन हो जिसमें लोगों द्वारा सिक्किम गार्ड्स को हटाने के साथ साथ सिक्किम का भारत में विलय और चौग्याल को हटाने की मांग हो। नंबर 3, हो सकता है चौग्याल को बर्खास्त करने की प्रक्रिया में सिक्किम गार्ड्स फायरिंग अथवा हैंड ग्रेनेड फेंककर बड़े वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे घटना के बाद तुरंत ही कैबिनेट चीफ एग्जीक्यूटिव को संदेश पहुंचाकर तुरंत इस बात की जानकारी दे कि सिक्किम गार्ड्स आम जनताओं पर आतंक फैला रहा है और उसके बाद तुरंत सिक्किम गार्ड्स पर एक्शन लिया जा सके। नंबर 4, प्रेस मीडिया द्वारा लोगों को सिक्किम गार्ड्स के हमले के बारे में बताया जाए जिससे भारतीय सेना को सही मौका मिल जाए सिक्किम गार्ड्स को डिसआर्म करने का। नंबर 5, सिक्किम गार्ड्स को डिसआर्म करने के अगले ही दिन न्यूज़पेपर और टेलीविजन में यह खबर फैला दिया जाए कि चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट ने आश्वासन दिया है कि सिक्किम गार्ड्स को पूरी सुरक्षा दी जाएगी और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सही जगह यूटिलाइज किया जाएगा। नंबर 6, सिक्किम को भारत में पूर्ण रूप से शामिल करने और सिक्किम को भारत के किसी भी अन्य राज्य के समान मानने की मांग को लेकर पूरे सिक्किम में प्रदर्शन जारी रखना चाहिए। नंबर 7, चौग्याल संस्था को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। नंबर 8, इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि चौग्याल सिक्किम से बाहर ना निकल सके। समय बहुत कम था और सारे काम को पूरा करना था, वो भी चौग्याल के नाक के नीचे से। काजी साहब ने भारत सरकार को 2 पत्र लिखा। पहले पत्र में सिक्किम गार्ड्स को जल्द से जल्द डिसआर्म करने की बात की तो दूसरे पत्र में सिक्किम असेंबली का आपातकालीन सत्र का आग्रह किया। 9 अप्रैल 1975 योजना के तहत भारतीय सेना ने ब्रिगेडियर दीपेंद्र सिंह के नेतृत्व में 64 माउंटेन ब्रिगेड्स को भेजा गया सिक्किम गार्ड्स को डिसआर्म करने के लिए। भारतीय सैनिकों ने चौग्याल के पैलेस को घेर लिया। सेना महल में घुसने वाली थी कि तभी एक गार्ड बंदूक दिखाते हुए सेना को रुक जाने को कहा। भारतीय सेना के एक अफसर ने उस गार्ड को मार गिराया। भारतीय सेना का यह रवैया देख चौग्याल समझ गए कि अब कुछ भी उनके हाथ ना रहा। मात्र 20 मिनट में भारतीय सेना ने सिक्किम गार्ड्स को डिसआर्म किया और महल को पूरी तरह से खुद के नियंत्रण में कर लिया। 10 अप्रैल 1975 सिक्किम असेंबली में आपातकालीन लागू हुआ। योजना के मुताबिक सिक्किम नेशनल कांग्रेस ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने गैंगटॉक की जनता को यह बताया कि सिक्किम भारत का हिस्सा बन चुका है। 10 अप्रैल आपातकालीन सत्र में 29 सिक्किम कांग्रेस विधायकों की हाजिरी में 2 विषयों पर चर्चा हुई। पहला, चौग्याल शासन का अंत, तो दूसरा, सिक्किम का भारत में विलय। 11 अप्रैल 1975 एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर YB चौहान ने पार्लियामेंट में सिक्किम के विषय में चर्चा की। 15 मई 1975 पार्लियामेंट में सिक्किम का भारत में विलय करवाने का बिल पूर्ण रूप से पारित हुआ। इसके बाद सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। RNAW के 27 महीने के अथक प्रयास का यह सफल अंत हुआ। RNAW ऑफिसर्स अजित सिंह सयाली और GBS सिंधु के ग्राउंड रिपोर्टिंग ने RN काव और PN बैनर्जी को मदद की सही डिसीजन लेने में। PN बैनर्जी के बाद कलकत्ता से PK सेन ने काम को बखूबी से संभाला। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स RNAW और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के अथक प्रयास ने सिक्किम को भारत में जोड़ा। तो दोस्तों, यह थी कहानी RNAW के सफल ऑपरेशन जनामत और ऑपरेशन ट्वाइलाइट की। मिलते हैं अगले वीडियो में सत्य एवं ज्ञान की शोध में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।